Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to you all parents, students and viewers. मैं शेख शाहनवाज as you know me the chairman of Reliable Institute Khanyar. So today I have with me Mr. Danish Ahmad Al Baghdadi, the chairman of Sky Sora, chief guest. So हम रिलायबल इंस्टीट्यूट एक पॉडकास्ट शो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कि हमने नाम रखा है टॉक शो। और हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो दानिश सर हैं, या हमने दानिश बगदादी कहें। तो वैसे मैं इनकी मेंटोर में रहा हूँ, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, तो मैं इनको दानिश सर ही कहता हूँ क्योंकि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तब जाके मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर पाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से। और शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने जो ये नया इनिशिएटिव शुरू किया है, टॉक शो, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जदीद और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ रिलायबल की मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट पहला पॉडकास्ट जो आप शूट कर रहे हैं मुझे चुना। थैंक यू सो मच। दानिश सर, मैं ना आपसे एज अ फ्रेंड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। फ्रैंकली आप मुझे उन चीज़ों का जवाब दीजिएगा जो भी आपके जहन में आए, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं। आप बहुत सालों से पढ़ा रहे हो, ऑलमोस्ट आपको 13-14 ईयर्स हो गए। पहले आप मामूली से मैथमेटिशियन टीचर थे, एक चेयरमैन का सफ़र वो तो मुझे पता ही है। सर कितनी चेंजेस लगे आपको, कितने फेजेस में या कितनी चेंजेस आई इस एजुकेशन एरा में, कोविड के बाद, कोविड से पहले क्या क्या हुआ? देखिए, अगर मैं बात करूं अपने सफ़र की तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये सफ़र मेरा जो है ना बड़ा ही इट हैज़ बीन फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर राइड जैसे हम कहते हैं, बिल्कुल वैसी रही है। लेकिन उस पे बात करने से पहले इस बात पे मैं तरजीह देना चाहता हूँ कि जो कोविड पोस्ट और प्री कोविड जो टाइम रहा है, इस टाइम में जो है ना मैंने अपने करियर में बहुत सारी चेंजेस देखी। अगर मैं कोविड से पहले बात करूं तो इंस्टीट्यूट्स, कश्मीर के जो इंस्टीट्यूट्स थे, तो दे वेर टीचिंग द स्टूडेंट्स एट वन लेवल। और आफ्टर कोविड हमने ये देखा कि इंस्टीट्यूट्स को अपना जो डेकोरम है, अपनी जो लेवल है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें जो है टीचर्स का कंटेंट देखना पड़ा, टीचर्स के कंटेंट को रिवाइज करना पड़ा। बहुत सारे टीचर्स ने, आप देखें, कोविड से पहले जो पढ़ा रहे थे उन्होंने रिटायर कर लिया, वो नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि कोविड जो आया उसने एक ऑनलाइन ब्लूम लाया पूरे इंडिया में। और ऑनलाइन में बेस्ट से बेस्ट टीचर पढ़ाने आ गया। और ऑनलाइन ने बच्चों को ये दिखाया कि भाई बाहर के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, किस लेवल पे पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, क्या सीक्वेंस रहती है एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने की। तो यहाँ के भी टीचर्स ने, यहाँ के भी स्टूडेंट्स ने जब उसको देखा, उस चीज चेंज को अडेप्ट किया, तो मुझे लगता है एजुकेशनल एरा जिसमें मैं रहा हूँ, जिसमें मैं अभी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे लगता है इट इज़ अ ह्यूमंगस चेंज। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव चेंज भी। पॉजिटिव चेंजेस तो आपने मुझे बता ही दी, नेगेटिव चीजेस क्या देख रहे हैं आप सर इसमें? देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो अभी मुझे जो कौन दिख रहा है इसमें, या जिसे हम नेगेटिव कहेंगे, चेंज जो मुझे दिखी, वो अवेलेबिलिटी ऑफ टू मच कंटेंट ऑन यूट्यूब है। अगर अभी कोई मेरी क्लास में बच्चा क्लास दे रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर मेरे से मिस हो गया तो मैं वो यूट्यूब पे जाके देख सकता हूँ या कहीं की सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ। लेकिन वो गलत बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा कर रहा है अपने लिए, वो बैकअप प्लान रख रहा है। लेकिन उसमें गलत ये है कि अगर आप यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा है। मतलब एक टॉपिक पे इतने सारे वीडियोस हैं एंड दे आर नॉट फिल्टर्ड। नोबडी इज ऑन यूट्यूब हु फिल्टर्स द कंटेंट कि भाई कौन सही पढ़ा रहा है, कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है, कोई ऐसा ये नहीं है कि प्रोटोकॉल नहीं है कि भाई
कोई फलानी ही बंदा जो है ऑनलाइन आ सकता है और किसी टॉपिक पे लेक्चर दे सकता है, जिसे अच्छा लगता है वो लेक्चर दे सकता है। हाँ, वहाँ पे ऐसे भी लेक्चरर्स है जो टॉप नॉच है, बेस्ट इन क्लास है, लेकिन ऐसे भी है, मेजॉरिटी अब ऐसी है जो बच्चों को भटका सकती है और उनको डिमोटिवेट करती है। बस जो है वहाँ पे शेर व शायरी ही ज़्यादा होती है। तो ये मुझे एक तो ये मुझे जो है ना कौन लगता है। दूसरा कौन मुझे ये लगता है कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ऑप्ट करता है, क्योंकि कोविड के बाद ऑनलाइन का बहुत बड़ा ब्लूम हमें देखने को मिला, मुझे लगता है जो 11th-12th पे जो स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट होता है वो उतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होता। मैं हर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, और मेजॉरिटी 70-80% की मैं बात कर रहा हूँ। इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं 3-4 बैच पढ़ा के आ रहा हूँ, अभी मुझे और 3-4 बैच पढ़ाने हैं। तो हर साल की कहानी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि 70-80 बच्चे जो है ना इस लेवल पे डिसिप्लिन नहीं होते। और डिसिप्लिन से मेरी मुराद ये है कि उनको अपने लेक्चर की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता है कि भाई किसी एक चैप्टर को सीक्वेंस में समझना, सीक्वेंस में पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में वो जब चाहे अपने वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे रात के 10 बजे, चाहे सुबह के 9 बजे, चाहे दोपहर में, चाहे कभी भी। एट अ स्ट्रेच 2-2, 3-3 घंटे वीडियोस देख सकते हैं। एट अ स्ट्रेच वो 10 मिनट भी देख सकते हैं। कभी भी 10 मिनट देख लिया, पॉज कर लिया, उठ के खाए पिए कुछ भी करे। तो ये जो है सिर्फ उससे हैंडल हो सकता है जो एक प्रोफेशनल हो। जैसे आईएएस कैंडिडेट है, केएस कैंडिडेट है, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, उसके लिए ऑनलाइन जो है बड़ा ही फायदेमंद है। बिकॉज उसको पता है अपनी जो उसका मतलब प्लान है, उसको पता है वो कितना सीरियस है। लेकिन एक छोटे स्टूडेंट के लिए जिसको पता नहीं है, अभी 10th से वो 11th में आया होता है, उसके लिए ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और एज अ रिजल्ट वो एंड में बिगड़ जाता है। बिगड़ने का रीजन ये होता है कि वो किसी वीडियो को देखता है, फिर वो ट्राई करता है और फिर से उसको नहीं आता है, फिर उसका वीडियो देखने का मन नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि भाई इससे पहले तो मैंने 2 बार इस वीडियो को देखा, मुझे तब नहीं आया, अब फिर से कैसे आएगा। फिर वो किसी और यूट्यूबर का देखता है, वहां से भी वही रिजल्ट आता है और एट द एंड उसको लगता है कि भाई उसमें ही कमी है। हालांकि ऐसा नहीं है। बात यह है कि अगर वो एक छोटे से टीचर के पास ही, एक नॉर्मल से टीचर के पास ही पढ़े, डिसिप्लिन के साथ, हर दिन उसकी 4 बजे क्लास हो, हर दिन उसके 1 घंटे की क्लास हो, अगर वो फॉलो करे तो माइंड भी बनता है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है। मैं एग्जांपल दूंगा जिम की। आप समझते हैं इंसान जिम जाता है मसल बिल्ड करने के लिए, फैट लूज करने के लिए, तो उसमें एक शेड्यूल है, उसमें आपको हर दिन किसी टाइम पे आना है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी टाइम जाएंगे, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए, बॉडी को टाइम चाहिए। इसी तरीके से जिम जैसा जिम है, इसी तरीके से एक स्टूडेंट के लिए जो कोचिंग है, कोचिंग का मतलब है कोच, इसके लिए कोच का होना बड़ा जरूरी है। और कोच के लिए डिसिप्लिन, टाइमिंग, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है ये कौन है कि इस लेवल पे बच्चे पूरे तरीके से ऑफलाइन चले गए, या उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर हमें समझ नहीं आता है तो हमारे पास ऑनलाइन है, सस्ती सब्सक्रिप्शंस उनको मिलती है, मगर वो एट द एंड ऑफ द डे करियर के लिहाज से मुझे लगता है बहुत महंगी मिली है। क्योंकि बहुत सारे केस हर साल 11th में बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, फिर 12th में सबसे पहले एडमिशन जो लेते हैं, सबसे हर एक कोचिंग वाला इससे एग्री करेगा, जितने भी मुझे देख रहे हैं आपके इस चैनल से, हर एक कोचिंग वाला इस बात से एग्री करेगा कि 12th में मेजॉरिटी बच्चे जो एडमिशन करने आते हैं वो 11th में ऑनलाइन में पढ़ के आए होते और बोल रहे होते कि सर अब हमें ऑफलाइन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसी डिसिप्लिन की, ऐसा नहीं है कि वहां गलत पढ़ा रहे, क्योंकि इन बच्चों में डिसिप्लिन की कमी होती। बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये जो चीज़ थी कोविड के बाद, जो ऑनलाइन का जो ये सिस्टम आया, इससे बहुत सारे ये मनाजरे भी हमें देखने पड़े। लेकिन सर अब खाली ये चीज़ नहीं रही, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज की यूथ, यंग जनरेशन या जेन जी, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, हर कोई अपने लाइफ में सेटल होना चाहता है। खास करके जो ये बच्चे हैं, ये 1-2 साल में ना वो छलांग मार के ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। इनको सर मैं आपसे आपने आपकी लाइफ भी बहुत सक्सेसफुल रही है, आपकी जर्नी, आपने आज कहाँ से कहाँ पहुँचे आप। मैं चाहता हूँ कि आप इनको कुछ टिप्स दें, कुछ वो फार्मूलाज
या हिडन कुछ ऐसी चीज़ें जो सक्सेसफुल इंसान के लिए ज़रूरत होती है, जिससे एक इंसान आगे बढ़ पाए और उसको वो चीज़ें, वो डिसिप्लिन हो, वो क्या हो, वो उसको फॉलो करे। आप उसका जवाब अगर दे सके तो वो ठीक है। देखिए शाहनवाज साहब, मैं इस बात का जवाब जो है बिल्कुल कुछ लफ्ज़ों में देना चाहता हूँ। मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से हूँ, एजुकेशनल इंडस्ट्री से हूँ, एजुकेशन की इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। जेन ज़ी आपने वर्ड इस्तेमाल किया। मैं परसों पढ़ रहा था, थोड़ा सा पढ़ रहा था, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि पता नहीं वो आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी कितनी थी, लेकिन मैंने ये पढ़ा, उसका मैं एक नटशल बोल रहा हूँ कि जो जेनजी है ये एक लेज़ी जो है ना जनरेशन हम कहे। मगर मैं इनके साथ क्योंकि बहुत रूबरू हूँ, पिछले लगभग 12 साल से हम कहे तो इनको जेनजीजी कहते हैं हम, या अभी जो बच्चे पढ़ रहे वो जेनजीज है, पिछले 5-6 साल से अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। ये लेजी नहीं है, मुझे नहीं ऐसा लगा। मुझे लगता है कि अगर इनको तरीके से चीज़ें बोली जाए, समझाई जाए, तो ये एक अपना काम बढ़िया तरीके से करते हैं। और मैं ये देख पा रहा हूँ, अगर मैं इन बच्चों को उस तरीके से बोल रहा हूँ जैसे जिस तरीके से ये चाहते हैं सुनना, मुझे लगता है दे आर बेस्ट एट देयर वर्क। अब आंखें होनी चाहिए परखने की। मैं जिस जनरेशन का हूं, या मेरे जो वैल्यूज है, मेरी जो नॉलेज है इंटरनेट को लेके, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लीजिए इंटरनेट को लेके, वो बहुत कम है जो आज के एक छोटे बच्चे के पास है। तो ये चेंज हमें एक्सेप्ट करनी है। तो हमें अगर उस बच्चे को समझाना है, उस बच्चे से काम करवाना है, हमें पहले उसका माइंडसेट समझना पड़ेगा। हमें पहले उसकी जो है ना हर एक जो है ना इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट किस चीज में है। हम ऐसा नहीं देख सकते कि आज से 10 साल पहले ये ऐसा हो रहा था और इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो थिंग्स नीड टू बी अडेप्टेड। चीजें जो है इनके तरीके से अगर है, तो मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैं हर एक पेरेंट को ये कह रहा हूं जिनको अपने बच्चों को जो प्रेशर करते हैं, उसकी ओर देखिए, इसकी ओर देखिए। ये जो जनरेशन है ये अडेप्ट कर चुकी है इंटरनेट को ऐसे जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। ये जो जनरेशन है, इनके साथ अगर आपको बात करनी, इनसे आपको काम करवाना है, तो इनके तरीके से पहले इनके इंटरेस्ट को समझिए, इनके इंटरेस्ट को सोचिए। अब मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जो आपके इस चैनल से, और वन ऑफ अ काइंड है ये। पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं, बड़ा दिल खुश होता है ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे नए नए इनोवेशंस। देखिए ये भी एक जेनजी मॉडल है जो आपने ये शुरू किया है, बड़ा दिल खुश होता है। ये भी एक जेनजी मॉडल है, पॉडकास्ट है क्या, हम बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दिस इज द वे टू गेट इन टू देयर हार्ट्स। दिस इज नाउ ट्रेंडिंग, आई वुड से ये एक ट्रेंडिंग जो है ना चीज है। हाँ। है कुछ नहीं, बातचीत तो बाबा आदम के जमाने से हो रही है, दो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात आज पॉडकास्ट के थ्रू लोग सुनना चाहते हैं। इसमें अब माइक्स होनी चाहिए, मुझे लग रहा है आपने बड़ा खर्चा किया होगा, ये कैमरा शैमरा सामने बड़े 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 लग रहे हैं। तो ये जो है अलग है, हम जो बात कर रहे हैं इसको हमने पॉडकास्टिंग का नाम दिया। तो ये भी एक जेनजी ट्रेंड है। तो उन स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए सबसे पहले आप समझिए स्टूडेंट कौन है। बार बार मैं क्लास में कहता हूं, उसके बाद उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये अगर आप समझ गए तो आपने सक्सेस की सीढ़ी जो है ऑलरेडी आप चढ़ चुके हैं। एक स्टूडेंट क्या होना चाहिए आपके नज़रिए में? देखिए यही बात है कि स्टूडेंट सबसे पहले कौन है। देखिए मैं इससे शुरू करूंगा कि स्टूडेंट कौन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यू विल फिगर आउट कि स्टूडेंट कौन है। जैसे स्टूडेंट वो नहीं है जो क्लास 11th में आया इस वजह से कि मेरा कोई कज़न इस स्ट्रीम में जाना चाहता है, मेरा कोई भाई, मेरा कोई बड़ा भाई, मेरा कोई दोस्त, इस इन्फ्लुएंस की वजह से अगर कोई स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहा है, वो स्टूडेंट मेरी नज़र में नहीं है। अपने आप को वो सारे स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन मैं उसको स्टूडेंट नहीं मानता हूं। न स्टूडेंट वो है जो महज फैशन के लिए, महज दिखावे के लिए, उसके पास कोई चीज़ है जो उसको सरकशी के लिए हम कहे अगर आ रहा है, तो वो भी एक स्टूडेंट नहीं है। तो हम देख रहे हैं क्लास में भर भर के ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रिकमेंड करते हैं सब्जेक्ट, जिनको रिकमेंड करते हैं आप मेडिकल लो, जिनको रिकमेंड करते हैं आप नॉन मेड लो,
जिनको रिकमेंड किया गया आप कॉमर्स लीजिए, या जिन्होंने किसी से पूछ के और बिना कुछ सोचे समझे सब्जेक्ट को ले लिया। और दूसरे जो कैटेगरी है जिनको मैंने कहा कि सरकशी के लिए जो आते हैं, जो महज फैशन के लिए आते हैं, वो तो कभी स्टूडेंट होते नहीं है। स्टूडेंट वो होता है मेरी नज़र में जिसको ये पता होता है कि मैं अब अगर किसी क्लास में जा रहा हूँ, मैं अगर किसी स्ट्रीम में जा रहा हूँ, इस स्ट्रीम के बारे में मेरी नॉलेज बहुत कम है। पहले तो उसमें एक्सेप्टेंस होती है। जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने क्लास 10 तक तो फिजिक्स पढ़ी है, उसको 11th में फिजिक्स ही पढ़नी है, नाम सेम है, लेकिन उसको पहले इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है कि मुझे 11th की फिजिक्स नहीं पता, मुझे हायर फिजिक्स नहीं पता। तो उस एक्सेप्टेंस से उसमें पहले ह्यूमिलिटी, हम्बल होता है वो, और नॉलेज की उसको सीख होती है। तो सबसे पहले वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि कोई नॉलेज है, या कोई एक सेट ऑफ इक्वेशंस है, एक सेट ऑफ टॉपिक्स है, एक सेट ऑफ साइंटिस्ट का काम है जो मुझे नहीं पता है और जिसको मुझे पता करना है। तो पहले उसमें एक इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद वंस ही हैज़ दिस इंटरेस्ट, उसके बाद उस स्टूडेंट को पहली जो प्रॉब्लम आती है, अब जो ये स्टूडेंट है इसकी प्रॉब्लम क्या है, मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूं, इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम है बेस्ट मेंटर, कि ये इसका जो मेंटर है वो कैसे सिलेक्ट करे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है आपको कि एक स्टूडेंट को एक मेंटर चूज करना नहीं आता। बिल्कुल, जो स्टूडेंट है जिसको इस चीज़ की चाहत है, उसके लिए ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, बेस्ट मेंटर वो चुने। अब वो कैसे बेस्ट मेंटर को ढूंढे? बेस्ट मेंटर को चुनना, सबसे पहले हम एक्सपीरियंस पे जाने चाहिए, सबसे पहले हम रिजल्ट्स पे जाने चाहिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है एक टीचर का कैरेक्टर, उस पे जाने चाहिए। लेकिन वो स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन जब उनको पता हो कि मेरी प्रॉब्लम ये है, बेस्ट मेंटर, ये बेस्ट टीचर ढूंढना, अपने लिए बेस्ट मेंटर, बेस्ट कोच ढूंढना, ये एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है जो महज किसी के बोलने पे आया है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है ये। नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम है जो सरकशी करने आया है, जो महज फैशन के लिए आया है। उसको क्या करना है बेस्ट मेंटर को? ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिर्फ प्रॉब्लम एक स्टूडेंट की है। नंबर दूसरी जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो इस चीज की है कि जब ये क्लास में होता है तो कहीं चीज को देख के ये मतलब इसके दिल में, इसके मन में ऐसी बातें आ जाती है कि दे टेंड टू फील नाउ दिस इज द एज, ये वो एज है जहां पे हमें वो फैसले लेने चाहिए जो जिंदगी भर के लिए एक इंसान लेता है। जैसे उनको एक, जिसे हम कहते हैं कि इस एज में जब इस स्टूडेंट को इस फितने से दूर रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक स्टूडेंट की, एक चैलेंज है एक स्टूडेंट का। अब वो बात सही है क्योंकि ये इंसान की फितरत में होता है, लेकिन हम सर, मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑनेस्टली से आप मुझे जवाब दीजिए। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, चलो तो ये तो हो गई सीरियस बात है, कोई ऐसा बैच, कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपको आज भी याद हो और जो आज कहीं पे हो और आपको कभी फ़ोन करते हो, क्या हाल है सर, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, कोई है ऐसा स्टूडेंट? माशाल्लाह ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो ऐसे तो याद तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ और पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ। जो ये मैंने फितने की बात की, ये फितना है क्या? देखिए, वी शुड बी वेरी क्लियर। आप जब बच्चों को हमारे सेंटर पे भेजते हैं, यहाँ पे को एजुकेशन होती है, यहाँ पे एक स्टूडेंट का जो है ऐसा फील करना, क्योंकि एक वो हाइपर एक्साइटेड स्टेट में होता है, उसको कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि बाकी अगर किसी ने कोई गलती की, किसी ने किसी के साथ बात की या उसके साथ कोई बातचीत शुरू की, उसको ऐसा लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। और बातचीत करने में कुछ नहीं है, लेकिन वो जो है अपनी जगह ऐसा सोचता है कि भाई अब जो है हम कोई बड़े फैसले लेते हैं। तो इसमें उस स्टूडेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसमें इस स्टूडेंट को ये समझाने की ज़रूरत है दिस इज़ नॉट द एज। ये एक अच्छे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, एक अच्छे स्टूडेंट को इससे बचाना है। अब ये जो आपने बात बोली कि ऐसे स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, मेरा यादगार बैच तो मेरा पहला ही बैच रहेगा। हर एक टीचर के लिए पहला बैच तो यादगार बैच रहता है। तो
जो मेरा पहला बैच था वो मेरी शुरुआत भी ऐसी थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। तो मैं आज अपने स्टूडेंट्स को तो पता ही है और जितने भी चाहने वाले हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दैट आई मैं इस प्रोफेशन में अम, इसलिए उतरा था कि मेरी जो सिस्टर थी, माशाल्लाह, शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट एंड शी वेंट टू क्लास 11th में वो आई थी। आपकी बहन। जी जी जी। जो मेरी सिस्टर थी तो वो क्लास 11th में आई थी और मेरा बड़ा मन था कि मैं उसको इंस्टीट्यूट्स में ना भेजूं, क्योंकि तब जो था अलग अलग टीचर्स के पास जाना पड़ता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, और मैं नहीं चाहता था। वो ब्रदरली फीलिंग थी मेरे अंदर कि नहीं, मेरी बहन जो है ना उधर इधर, तो वो हर एक इंसान समझ सकता है वो क्या थी। तो मैंने उसको बोला चलो मैं पढ़ाता हूँ। तो उसने बोला ठीक है। अब उसने अपनी एक फ्रेंड को लाया। तो आई होप वो सभी बच्चे मुझे सुन रहे हो। मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। आइनैन, दूसरी का भी नाम आइनैन था, तीसरी का नाम था निदा, जरमीन एंड मिसबा। ये 5 स्टूडेंट्स थे। तो कुछ अमेरिका में है आज, कुछ दुबई में है आज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। तो मे अल्लाह ब्लेस देम ऑल। दैट वाज माय फर्स्ट बैच। सभी लड़कियों का बैच था और एक्सीडेंटली शुरू हो गया। मैंने जब अपनी बहन को पढ़ाना शुरू किया तो उसने अपनी फ्रेंड को लाया, उस फ्रेंड ने अपनी मसेरी बहन को लाया, एक नेबर ने अपनी बेटी को भेजा, उस बेटी ने अपनी एक और कज़न को लाया। तो दिस वाज जस्ट 5 बच्चों के साथ मैंने ये पहला बैच शुरू किया। फिर अल्लाह ने इसमें इज़्ज़त दी। फिर अल्लाह ने इज्जत दी, फिर लम्हा ब लम्हा ये बढ़ता चला गया, और आज अब वो तो सबको पता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अब हम रिलायबल इंस्टीट्यूट, आपको पता ही होगा कि हमारा पहली गेस्ट तो मैंने आपको ही चुना था, क्योंकि मैंने खुद आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने आपके अंडर भी काम किया है, फिर अल्लाह ने चाहा तो फिर मैंने रिलायबल इंस्टीट्यूट भी शुरू किया। मैं चाहता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है, इसका जो पॉडकास्ट आपने जो अच्छा कहा था इस बारे में कि जेन जी के रिलेटेड ये भी कुछ नया है। सो दानिश सर, मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि मैंने आपको यहाँ पे गेस्ट इसलिए बुलाया था कि रिलायबल इंस्टीट्यूट में मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो बच्चे हैं, सबसे मुझे लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग होती है इंसान के अंदर, वो कम्युनिकेशन होती है। वो कैसे बोल सकता है, कब बोल सकता है और कहाँ पे कैसे, क्योंकि ये चीज़ अगर एक इंसान के अंदर डेवलप हो गई, वो कुछ भी कर सकता है। सर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? एग्जैक्टली इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बच्चों में लैगिंग है, हमारे बच्चे शाय है। अभी अगर हम क्लास में बच्चों को बोलते हैं कि किसने सवाल किया, इस सवाल का जवाब दो, मेरे साथ डिस्कस करो, नोबडी पिक्स अप देयर हैंड। बट आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब किया होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पता होते हैं तो आउटस्पोकन नहीं है। तो ये एक वक्त की नीड है। अगर मैं बड़ा खुश होता हूँ कि इस रिलायबल के कुछ इनिशिएटिव्स को देख के, देखिए पढ़ाते तो हर जगह है, यहाँ पे भी आप बेस्ट से बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि कितनी मेहनत से आप इस इंस्टीट्यूट के हर एक चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन मेरी ये सजेशन यहाँ पे ये रहेगी कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप अगर इस एरिया में काम करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, तो जो आपने ये पॉडकास्टिंग शुरू की है, आप क्यों न किसी स्टूडेंट को, किसी भी रैंडम स्टूडेंट को उठाए, उसको ये बताइए कि वो, क्योंकि आई एम श्योर उनको पता है पॉडकास्टिंग क्या होती है। मैंने कहा ना, ये एक जेनजी जो है ना, उनको पता है ये क्या होता है। इट्स वेरी नोन टू द जेनजी पीपल ये पॉडकास्टिंग। तो उनसे बात करिए, लेट 2 स्टूडेंट्स कम, लेट द मैनेजमेंट गिव देम सम टॉपिक, लेट द मैनेजमेंट गिव देम अ टॉपिक ऑन एनीथिंग, नॉट ऑन एजुकेशन, anything. Let it be Islamic, let it be regarding life, let it be with some whatever they fantasize, whatever they want to discuss. तो उनके साथ एक डिस्कशन उनको अलाउ करिए, सो दैट दे विल फील कि यार हम भी जो है इस चीज़ को ना, डिस्कशन में कितना मज़ा आता है। हम सब इस फेज़ में होते हैं कि भाई कभी हमें लगता है कि एक हिकअप आ गया होता है, हम बात नहीं कर पाते, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट हम यहाँ पे वेलफेयर के लिए, मुझे लगता है ये जो आपने पॉडकास्टिंग शुरू की है, आपको स्टूडेंट्स को भी बुलाना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। सो बेसिकली मुझे तो स्टूडेंट्स को भी बुलाना था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं पहले आपको बुलाऊं, एक पॉडकास्ट आपके साथ करें, शो का इत्याम करें, फिर इसके बाद सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 1 by 1 में, सब स्टूडेंट्स, मैं कुछ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट निकले, हर एक स्टूडेंट में ये सलाहियत पैदा हो
तो हर एक स्टूडेंट को हम ये मौका देंगे, उनकी स्किल हम डेवलप करेंगे, और ये एकेडमिक्स के साथ साथ ये भी चलता रहेगा। और इंशाल्लाह वो रहमान, अल्लाह ने चाहा तो इसमें वो उनको कामयाबी देगा। बाकी आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ आपकी मेहनत देख के, और इस इंस्टीट्यूट के सभी मैनेजमेंट, नॉन टीचिंग, टीचिंग को देख के। वेरी लविंग पीपल, ऑल द बेस्ट। और मेरी जो है दुआएं इस इंस्टीट्यूट के साथ हमेशा रहेंगी। तो बस आप अच्छा काम करते जाइए, कामयाबी आती रहेगी, आएगी। एंड देयर विल बी चैलेंजेस शाहनवाज, एज आई टोल्ड यू, मैं आपको पहले से बोलता था दैट challenges आते हैं, बट यू हैव टू ओवरकम देम। एंड माशाल्लाह, नाउ यू आर अ चेयरमैन एंड यू शुड एक्सेप्ट दिस चेंज। और इसके साथ साथ इस पीक को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस का जो है ना सामना करना है, बहुत सारे लूप होल्स को ठीक करना है। और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लूप होल्स हैं, मैं पूरी कश्मीर की इंडस्ट्री को जानता हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लूप होल्स हैं, और आपको भी पता है कितने लूप, आप मेरे साथ रूबरू रहे। उन सभी लूप होल्स पे काम करिए धीरे धीरे। आप इंशाल्लाह, मुझे लगता है अगर इस स्पेस से, इस इनोवेशन के साथ आप काम करेंगे, तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट बहुत नज़दीक है आपके। इस इंस्टीट्यूट को टैग लगने से, नंबर 1 इंस्टीट्यूट का टैग लगने से बहुत नज़दीक है आपका इंस्टीट्यूट, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने इतनी तारीफ़ की मेरी। सो दानिश सर, मेरा तो मोटिव ये नहीं है कि मेरा इंस्टीट्यूट नंबर 1 बने। मेरा सिंपल सा यही था, एक ख्वाब देखा था मैंने कि एक एजुकेशन आम हो, क्योंकि एक कौम तब ऊपर उठती है जब वहाँ पे एजुकेशन आम हो। एजुकेशन का वो दायरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ पैसा बोले। अगर आप देखेंगे बाकी कंट्रीज़, आप अगर यूरोप जाते हैं, अगर आप चाइना ही साथ में ही देख लीजिए, वो देखिए वो कितने एडवांस हो चुके हैं। एडवांस होने का मतलब क्योंकि उनको एजुकेशन सही लिहाज में मिलती है, हमें वो नहीं प्रोवाइड होती है यहाँ पे। हमारे यहाँ बच्चे एक रैबिट रेस में लगे हुए हैं कि हमें नीट क्वालिफाई करना है, हमें जेई क्वालिफाई करना है, हमें फलाना एग्ज़ाम क्रैक करना है। कोई इनोवेटिव नहीं सोच रहा, कोई ये नहीं सोच रहा कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है। ये अगर बच्चे सोचना स्टार्ट कर दें, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियत है, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी नाकामी है। फिर क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है। जॉब नहीं है तुम्हारे अंदर, सिर्फ जॉब से अगर सारा कुछ होता तो इस दुनिया में चलता ही नहीं। फिर अगर जॉब से ही सारा कुछ चलता तो सुबह जो चिड़िया निकलती है घोंसले से, उसको कौन सी जॉब है, कौन सी एजुकेशन है, वो खाली बोकी थोड़ी जाती है वापस। तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया सोचो, आप वो करने का सोचो, एडवांस सोचो। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो। जितना ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे, एकेडमिक्स भी अपनी डेवलप करोगे, तो इंशाल्लाह रहमान आपकी यूथ, यहाँ की यूथ भी आगे बढ़ जाएगी। इकोनॉमी देखिए, आपको भी पता है कि कश्मीर की इकोनॉमी में कितना फ़र्क है, वो भी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन उसका मेन पॉइंट है एजुकेशन। असली एजुकेशन अगर मिल पाए, लेकिन ये खाली एलीट क्लास को नहीं मिलनी चाहिए, ये हर एक को मिलनी चाहिए एजुकेशन। जितनी ये एजुकेशन आम होती जाएगी, उतना ये स्टेट डेवलप होते जाएगा, उतने यहाँ पे इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी। तो मेरा यही मोटिव है कि ये कश्मीर आगे बढ़। माशाल्लाह, ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। और वो चीज़ को मैं देख भी रहा हूँ। इस जहाँ ये रिलायबल इंस्टीट्यूट है, इसमें, इस बिल्डिंग में मैंने बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, इस बिल्डिंग में, अलग अलग ब्रांड्स में। और मैं इस बिल्डिंग के साथ बहुत टाइम से वाबस्ता हूँ। लेकिन कभी मैंने इतने दूर दूर से बच्चे इधर पे, इस एरिया में आते हुए नहीं देखे। कभी मैंने यहाँ पे हॉस्टल्स लोग जैसे ढूंढ रहे थे, बच्चे जैसे ढूंढ रहे थे। आपको तो, आप मुझे कह रहे थे कि बहुत सारे एडमिशन्स इस वजह से कैंसिल भी हुए कि हमारे पास हॉस्टल नहीं थे। तो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात है कि आपने अफोर्डेबल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। एंड इट्स रियली एन ऑनर टू बी हियर।